हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मेसोपोटामिया के भूगोल और कृषि के बारे में बातचीत। और आपको मालूम होगा कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है और लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत जो है इसी सभ्यता से शुरू हुई मानी जाती है। तो ये क्लास 11th NCERT का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट लेके आएंगे, जिसमें जो है हम मेसोपोटामिया के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में सचित्र, सरल और संपूर्ण जानकारी एनिमेटेड तरीके से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ जो है, अगर इसकी नक्शे में, दुनिया के नक्शे में अगर मेसोपोटामिया को देखते हैं तो ये आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एशिया के इस भाग में ये मेसोपोटामिया स्थित है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दिशा सूचक जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये नॉर्थ है और इधर पूर्व है, इधर पश्चिम होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो अगर यहाँ पर मेसोपोटामिया के मध्य में इसको बना दें तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके दक्षिण पश्चिम में जो है फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ है, और इसके जो है दक्षिण पूरब और उत्तर जो पूरब है उसके साथ साथ उत्तरी भाग में भी आपको पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है ये रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार का ये क्षेत्र है। मेसोपोटामिया जो है ये यूनानी भाषा का एक शब्द है और ये दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटम का अर्थ होता है नदी, यानी कि वह भूभाग, वह क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में होता है। इसे आप अगर भारत के नज़रिए से देखें, भारतीय भाषाओं के नज़रिए से देखें तो इसे दोआब भी कहा जाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, क्योंकि आब का जो मतलब होता है वो पानी से होता है, यानी कि दो नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र जो है वो दोआब कहलाता है। तो इस तरह से आप मेसोपोटामिया का दूसरा अर्थ जो है दोआब भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं जिनके बीच में ये बसा हुआ है। तो वो दो नदियां हैं, एक तो है दजला जिसे टिग्रिस कहते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, ये टिग्रिस नदी है जिसे हम दजला कहते हैं। तो ये नदी जो है पर्शियन गल्फ के अंदर यानी कि फारस की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। और दूसरी जो नदी है वो है फरात यानी कि यूरेप्टस। तो ये यूरेप्टस जो है ये भी इस तरह से चलती हुई ये भी फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये जो है आपको दो नदियां हो गई, एक टिग्रिस और दूसरी यूरेप्टस, यानी कि एक दजला और दूसरी फरात। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो ये क्षेत्र है और उसके आसपास बसा हुआ ये सारा क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया कहलाता है। अब इस प्रदेश को जो है दजला और फरात नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे ही हम मेसोपोटामिया कहते हैं। अब तो इन नदियों के मुहानों पर सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई। मुहाने का मतलब होता है कि वह भाग नदी का जो समुद्र में जाकर मिलता है। जब नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो वो जो है मुहाना कहलाता है। तो इस तरह से ये दोनों नदियों के मुहानों के बीच में जो है आप देख रहे हैं सुमेरियन सभ्यता है। ये सुमेर लिखा हुआ है, तो सुमेरियन सभ्यता यहाँ विकसित हुई। और मध्य भाग में जो है बेबीलोन की सभ्यता विकसित हुई। बेबीलोन की सभ्यता अपने हैंगिंग गार्डन्स के लिए प्रसिद्ध है। हैंगिंग गार्डन आपको पता होगा कि विश्व के जो प्राचीन 7 आश्चर्य हैं और उनमें वो गिनती होती है उसकी झूलते हुए बगीचों की बेबीलोन के। तो ये जो है रही है। और उत्तर भाग में यानी कि ऊपर की तरफ ये उत्तर भारत में ये जहाँ असीरिया लिखा हुआ है यहाँ पर असीरियन सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसके जो है अगर आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक इराक जो है उसका बाबिल ज़िला इसके अंतर्गत आता है। इसी तरह से सीरिया का जो भाग है उस उत्तरी पूर्वी सीरिया जो यहाँ लिखा हुआ है इसका उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर दिशा को बनाते हैं तो ऊपर उत्तर और इधर पूरब होगा। तो उत्तर पूर्व का मतलब बीच का ये वाला हिस्सा जो है ये सीरिया का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो इसमें आता है। और तुर्की, ये तुर्की है। तो तुर्की में अगर इस तरह से अगर हम दिशाओं को बनाते हैं तो ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो इसका दक्षिण पूर्वी भाग जो है
जो दक्षिण और पूर्व के बीच में आता है वो इसके अंदर आता है। इसी तरह से जो ईरान भी इसका जो पड़ोसी देश है, उसका कुजेस्तान प्रांत जो है वो इस क्षेत्र में, जो आज ईरान में है, पहले इसमें शामिल था। तो ये जो है मेसोपोटामिया का विस्तार है। अब हम जो है इसके आगे बात करते हैं। तो ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय में जो है कांस्य का प्रयोग जो है किया जाता था। सबसे पहले जैसे प्रस्तर युग आया, फिर उसके बाद कांस्य युग आया। तो यानी कि ये सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है। और इसके जो है कांस्य युग का जो है ये सभ्यता मानी जाती है, और इसको उसका उद्गम स्थल भी माना जाता है। यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो यहीं से ही प्रारंभ हुई थी। तो ये मेसोपोटामिया का जो इलाका दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इधर ये हड़प्पा से लिखा हुआ है, यहाँ पे मेलुहा शब्द लिखा हुआ है। तो मेलुहा शब्द क्यों लिखा हुआ है? उसका भी कारण है कि वहाँ पे मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा बोला करते थे। तो ये मेलुहा शब्द जो है हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया में प्रयुक्त होता था, और यहाँ से जो है इनका व्यापारिक मार्ग समुद्री रास्तों से जो है इनका व्यापारिक संबंध इनके साथ, मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के थे। और ऐसे प्रमाण जो हैं दोनों स्थानों पर मिले हैं। यहाँ पर इनके बर्तन और मोहरें वगैरह एक दूसरे स्थानों पर मिली हैं। उससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया सभ्यता के संबंध थे। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर सुमेर और अकद्दी सभ्यता, सुमेर और बेबीलोन, असीरिया साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि इस नक्शे में तो शहरी जीवन की जो शुरुआत मानी जाती है इस सभ्यता के साथ ही मानी जाती है। यानी कि मेसोपोटामिया से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि हड़प्पा सभ्यता भी एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता को उससे भी पुरानी सभ्यता माना जाता है, इसलिए शहरी जीवन की शुरुआत जो है वो मेसोपोटामिया से मानी जाती है। और इसमें जो है फरात और दजला के बीच का जो क्षेत्र है या यह प्रदेश जो है आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो ये इराक जो है वर्तमान में, तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है आप देख रहे हैं जो मेसोपोटामिया का है वो इराक के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ भाग जो है टर्की, ईरान और सीरिया का भी इसमें शामिल है, जैसे कि हमने पीछे जिक्र किया था। तो अब जब हम इसके बात करते हैं कि ये इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज के वर्तमान इराक में रहा है मेसोपोटामिया का, तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि ये इराक की प्राचीन सभ्यता रही है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस वजह से इतनी प्रसिद्ध थी, या किन क्षेत्रों की वजह से, किन एरियाज़ में, किन फील्ड्स में ये प्रसिद्ध हुई, उसके जो हैं क्षेत्र वो हैं संपन्नता। तो ये संपन्नता के मामले में ये सभ्यता है वो सबसे बड़ी चढ़ के थी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन उस समय की ज्ञात सभ्यताओं में सबसे अधिक उपज देने वाला क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया को माना जाता था। तो और व्यापारिक संबंध भी इसके आसपास की और सभ्यताओं से थे। और आप देख रहे हैं कि इसको समुद्री मार्ग भी लगते हैं। नदियां और यातायात के साधनों के लिए अच्छा एक साधन थी जो इसको व्यापारिक मार्ग प्रदान करती थी। इसके अलावा जो है यहाँ का शहरी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि शहरों का विकास जो है सबसे पहले इसी सभ्यता में हुआ माना जाता है। और यहाँ पर जो साहित्य है विशाल और समृद्ध साहित्य था। यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई और लेखन कला का विकास भी सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ। तो इसलिए ये अपने विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए मशहूर रहा है। इस मेसोपोटामिया के अंदर गणित का विकास भी काफ़ी हुआ और बहुत से प्रसिद्ध गणितज्ञ जो हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए।
और खगोल विद्या का भी यहाँ पर काफ़ी अध्ययन किया गया, उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी की गई। खगोल विद्या का अर्थ होता है पृथ्वी के अलावा अन्य जो खगोलीय पिंड हैं जैसे चांद तारे वगैरह, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करना, अन्य ग्रहों उपग्रहों के बारे में पृथ्वी के अलावा जो जानकारी प्राप्त की जाती है। और ज्योतिष विद्या भी इसी खगोल विद्या पर आधारित होती है। तो ये खगोल विद्या के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य इस समय में किए गए थे। अब ये देखिए, ये इसका दोबारा से हम इसका जो देख रहे हैं इसका मैप देखते हैं। तो इस मैप के अंदर आपको काफ़ी सारा विस्तार से पूरा दिख रहा होगा इसके आसपास क्या है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जैसे हमने कहा कि दोनों नदियों के मुहानों पर जो है सुमेर सभ्यता विकसित हुई थी। और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ देखें अगर इसके मध्य भाग में अकद की जो है उस समय सभ्यता थी। अकद भी यहाँ पर एक प्रसिद्ध इसका शहर था और ऐसा यहाँ पर इन शहरीकृत हिस्से ये थे सुमेर और अकद। और इसके बाद जो है 2000 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ईसा से 2000 वर्ष पहले, इसके मध्य भाग में बेबीलोनिया की सभ्यता जो है वो पनपने लगी और इस क्षेत्र ये विकसित हो गया बेबीलोन शहर, और ये महत्वपूर्ण शहर बन गया और इसीलिए इस सभ्यता को बेबीलोन सभ्यता कहा जाना लग गया। और फिर जो है उसके बाद 1100 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के जन्म से 1100 वर्ष पूर्व अर्सीनिया के अंदर जो है सभ्यता का विकास हुआ और ये अर्सीनियाई सभ्यता कहलाने लग गई। तो अब जो है यहाँ पर भाषाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सुमेरी सभ्य भाषा जो है, सुमेर के अंदर सुमेरी भाषा बोली जाती थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व के बाद से उसकी स्थान जो है अकद्दी भाषा ने ले लिया, यानी कि सुमेरी भाषा को अकद्दी भाषा ने रिप्लेस कर दिया 2400 ईसा पूर्व से आगे के काल में। लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद में ये जो है यहाँ पर बेबीलोन सभ्यता आ गई थी, तो उस समय तक भी ये जो है भाषा अकद्दी भाषा ही चल रही थी। और इसके बाद जो है 1400 ईस्वी पूर्व तक जो है ये अरामाइक भाषा का यहाँ पर प्रयोग बढ़ गया, अरामाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ। और अकद्दी भाषा के बारे में कहा जाता है कि ये सिकंदर महान के समय में भी यहाँ पर अकद्दी भाषा ही बोली जाती थी और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे इस अकद्दी भाषा का ह्रास हुआ और अरामाइक भाषा जो है वो 1400 ईस्वी पूर्व से बाद के काल तक ये विकसित होने लग गई। और ये जो भाषा जो है अरामाइक भाषा, ये हिब्रू भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो हिब्रू भाषा जो है इस क्षेत्र में काफ़ी बोली जाती है आसपास के इलाकों में, तो उससे मिलती जुलती अरामाइक भाषा है। और आज भी इराक के कुछ भागों में यही भाषा अरामाइक भाषा ही बोली जाती है। अब जो है हम मेसोपोटामिया और उसके भूगोल की बात करते हैं। तो मेसोपोटामिया का और उसका भूगोल की जब बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जो विविधता वाला ये क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर हर तरह की विविधता है, भूगोलीय विविधताएं हैं। जैसे भारतवर्ष के अंदर कहीं पहाड़ हैं और कहीं रेगिस्तान हैं, कहीं उपजाऊ मैदानी इलाके हैं और कहीं जो है पथरीली जगहें हैं, वैसा ही जो है ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र भी है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जगरूस के पर्वतमाला है और इसी तरह से आप ये पूरी पर्वतमाला से ये पूरा हिस्सा घिरा हुआ है। और इस तरफ में जो है हम देखेंगे कि इसमें स्टेपी के घास के मैदान भी हैं। यहाँ पे स्टेपी घास के, ये विश्व में कुछ घास के मैदान दिखाए गए हैं। तो इन घास के मैदानों में यहाँ पर ये जो है मेसोपोटामिया का हिस्सा है, ये भी घास के मैदानों में आता है, तो इसे स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। तो स्टेपी घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके तो जो स्टेपी घास के मैदान अब आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार के घासों का, ये उन मैदानों का एक बड़ा नाम है
में, फील्ड्स का नाम है, बड़े स्टेपी घास के मैदान होते हैं। तो इन मैदानों में जो है कृषि कार्य जो किया जाता था, लेकिन कृषि कार्य से भी ज़्यादा जो फ़ायदेमंद था वो पशुपालन का कार्य था। अब यहाँ की भूगोल को आप देखें तो यहाँ देखिए ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु नदी है इसके आसपास है। तो इधर जो है अफ़गानिस्तान से के आसपास से ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, ये इलाके जो रेंजेस हैं जाती जा रही हैं। तो इस तरह से ये एक इधर से घूमती हुई यहाँ तक आप देखें टर्की तक, ये जिसे तुर्की कहते हैं, वहाँ तक चली गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, इसी के अलावा पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस तरफ जो है पर्वत हैं और बीच में ये दो नदियां हैं, दजला और फरात नदियां। लेकिन यहाँ पर जो है इसके उत्तर जो आप दक्षिण पश्चिम का भाग है, दक्षिण पश्चिम का भाग जो है वो अरबी रेगिस्तान है, यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है। और ऊपर की तरफ जो है जैसा कि हमने कहा पर्वत हैं, इस तरफ भी पर्वत हैं, इधर रेगिस्तान है और इधर फारस की खाड़ी और इधर भूमध्य सागर है। तो इस तरह से ये जो है समुद्री इलाके भी इसको लगते हैं, नदी मार्ग भी हैं, पर्वतीय मार्ग भी हैं और बीच में पथरीले जगहें भी हैं। कुछ भाग जो है ऊंचा भाग है जहाँ पर जो मतलब नीचे की इस भूमि के बजाय ये वाला हिस्सा जो है ये काफ़ी ऊंचा है और इस ऊंचे मैदानों पर जो है स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पर पशुपालन और कृषि कार्य किया जाता था। तो ये पशुपालन का कार्य जो है इन स्टेपी के मैदानों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घोड़े वगैरह जो हैं, खच्चर आदि इसमें पाले जाते थे। इसके अलावा जो है भेड़ और बकरियां भी यहाँ के लोग इन मैदानों में पालते हैं। पशुपालन यहाँ पर एक उपयोगी जो कार्य है, कृषि के अपेक्षा पशुपालन अधिक उपयोगी इसलिए माना जाता है। तो उसका कारण ये है कि पशुपालन के द्वारा जो लाभ होते हैं वो कृषि से के बजाय यहाँ पे, हालांकि ये कृषि के क्षेत्र में जैसे हमने कहा कि कृषि उत्पादन यहाँ पर काफ़ी अधिक होता है और कृषि उत्पादन के मामले में उस समय की ज्ञात सभ्यताओं में ये सबसे अग्रणी था। लेकिन पशुपालन भी काफ़ी लाभदायक सौदा था और पशुओं से जो मिलता है, लाभ मिलते हैं, उनमें एक है कि मांस के लिए इनका पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा दूध और दूध के उत्पाद जो हैं वो पशुपालन से मिलते हैं। यहाँ पे भेड़ें पाली जाती हैं जिनके ऊन जो है वो मिलती है, ऊन से जो है गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनका चमड़ा जो है जूते और वस्त्र बनाने के काम में आता है। और यातायात के लिए भी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़े और ऊँटों आदि का प्रयोग किया जाता था और परिवहन के लिए, यानी कि बोझ ढोने के लिए, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घोड़े, ऊँट और खच्चरों आदि का उपयोग जो किया जाता था। तो ये सब किसकी वजह से संभव था? पशुपालन की वजह से। और ये इसीलिए संभव हो पाया कि यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान थे और उन घास के मैदानों में पशुपालन जो था वो जो है काफ़ी फैला। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि यहाँ पर नदी क्षेत्र भी है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो नदी ये जो दिखाया गया है ये टिग्रिस नदी है। तो टिग्रिस नदी का जो बहाव है वो जो है दूसरी यूफ्रेटस नदी की बजाय जो है अधिक तीव्र है और इसीलिए जो है इसमें बाढ़ भी उसके मुकाबले अधिक आती है। तो इस वजह से जो है इसमें बाढ़ अधिक आती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आती है। तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है और उस आसपास के इलाकों को काफ़ी उसने उपजाऊ बना दिया है। तो नदियों का एक लाभ तो ये है कि इसने वहाँ पर कृषि भूमि को काफ़ी कृषि योग्य भूमि बनाई और वो भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी जो अच्छी फसल देती थी। इसके अलावा नदियों के कुछ और भी लाभ हैं, जैसे ये जो है कृषि कार्य के लिए सिंचाई के काम में आती थी। इसके अलावा नदी के किनारे पर जो बड़े शहर बसे उनके लिए पेयजल की आवश्यकताएं जो हैं वो भी नदियों के द्वारा पूरी की जाती थी। इसके अलावा नदियां जो हैं वो मछली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत थी और यहाँ से मछली जो है भोजन के रूप में प्राप्त की जाती थी। इसके अलावा जो है नदियाँ परिवहन का भी साधन थी। तो परिवहन के रूप में भी नाव द्वारा और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में भी नदियों का उपयोग किया जाता था। तो नदियों के कुछ उपयोग जो है हमने यहाँ पर लिखे जिससे ये सभ्यता को विकसित करने में
में काफ़ी मदद मिली कि सभ्यताओं का निर्माण भी हुआ और उनका विकास भी जो है इन नदियों के फलस्वरूप ही हुआ। अब हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हमने भूगोलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके दक्षिण पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी भाग में जो है ये सारा आपको पर्वतों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पर्वतमाला है, तो इस तरफ जो है ये जग्रोस पर्वतमाला है और जहाँ पे ईरान इराक वगैरह की तरफ को ये जग्रोस पर्वतमाला है, और इस तरफ जो है टर्की का जो इलाका है यहाँ पे टोरस पर्वतमाला है, और जो इधर सऊदी अरेबिया की तरफ का ये भाग जो है ये मरुस्थलीय इलाका है। और ये मारी के ऊपर का ये नदी जो आपके यूफ्रेटस नदी है, इसके पास में ये स्टेपी घास के मैदान है। तो ये स्टेपी फरात नदी के जो है ऊर्ध्व हिस्से में ये स्टेपी घास के मैदान है। तो ये स्टेपी घास जो है पशुपालन के लिए उपयोगी है और कृषि कार्यों के लिए भी। बीच का ये भाग जो है ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि इन नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से ये बहुत ही उपजाऊ हो गया था, जो गहरे हरे रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये कृषि उत्पादकता का प्रदेश है और नदियों द्वारा सिंचित होता है। और ये डॉटेड लाइन से जो दिखाए गए हैं ये वर्षा से सिंचित इलाके हैं, क्योंकि वर्षा पर ये निर्भर करता है। और ये जो ट्रायंगल से दिखाए गए हैं ये पर्वतीय भाग हैं। तो इस तरह से ये दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर कृषि के किस चीज़ की जाती थी? खेती से जो उत्पाद होते थे यहाँ पर वो गेहूँ, मटर, जौ और मसूर उगाए जाते थे। तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम पानी वाले क्षेत्रों में ये चीज़ें उगाई जाती हैं, गेहूँ, मटर, जौ और मसूर। तो ये उत्पादन जो है यहाँ पे किया जाता था, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे सिंचाई के साधन पर्याप्त, लेकिन वर्षा कम होने और इतना भी नहीं था कि वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पानी हो, इसीलिए कम पानी वाली जो फसलें हैं गेहूँ, मटर, जौ और मसूर, जैसे मसूर की दाल होती है, वो यहाँ पर उत्पादन उनका किया जाता था। और सिंचाई के साधन जो यहाँ पर थे वो सिंचाई के साधन थे, एक तो वर्षा और दूसरा फरात की जलधाराएं जो थी, जहाँ से काफ़ी सारे ये नदियाँ जो हैं इनसे काफ़ी सारी जो हैं आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जलधाराएं इधर उधर क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो ये जो जलधाराएं हैं ये जो हैं यहाँ पर नहरों का काम करती थी और आसपास के क्षेत्र तक नदियों का पानी पहुँचाती थी, जिससे जो है ये इन जलधाराओं के द्वारा, यार इन जलधाराओं का एक फ़ायदा ये भी था कि जब नदी में बाढ़ आती थी तो इन जलधाराओं में भी बाढ़ आती थी और उससे जो है मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती थी, जिससे ये जो ज़मीन है वो कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी हो रही थी। तो ये कृषि का योग्य भूमि का निर्माण भी कर रही थी और साथ ही साथ सिंचाई का भी काम करती थी। अब एक और जो है उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ है वो है खजूर। तो खजूर जो है यहाँ की सबसे जो है मशहूर जो है यहाँ का खाद्य उत्पादन है। खजूर के यहाँ काफ़ी वृक्ष पाए जाते हैं और खजूर के गुच्छे जो हैं वो यहाँ पर उत्पादित होते हैं। तो ये खजूर की फसल जो होती है ये यहाँ की प्रमुख फसलों में मानी जाती है। और अब एक शहर की बात करते हैं, मारी शहर की, जो पशु चारक क्षेत्र का एक व्यापारी नगर था, क्योंकि ये नदी के मुहाने पे था और इसीलिए ये एक धीरे धीरे एक व्यापारी नगर के रूप में बदल गया और यहाँ पर जो है स्टेपी घास के मैदानों के पास ही था। तो ये मारी नगर जो हमने पहले नक्शे में देखा था वो ये जो है फरात नदी के ऊर्ध्व धारा के ऊपर था, यानी कि जो ऊपर से एकदम पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ को आती धारा है, तो उस ऊर्ध्व धारा के ऊपर ये स्थित था। और यहाँ जो है क्योंकि ये स्टेपी घास के मैदान थे जो कृषि और पशुपालन के लिए बेहतर स्थिति में थे, इसीलिए यहाँ की आबादी में जो है किसान और पशुपालक दोनों ही तरह के लोग मिलते थे। तो यहाँ पे कृषि कार्य भी होता था और पशुपालन भी होता था। तो ये जो है कृषि क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं और ये पीले रंग से जो दिखाया गया है ये जो है पशुपालन का इलाके हैं। तो ये कृषि कार्य और पशुपालन दोनों साथ साथ जो है किया जाता था। तो इसीलिए इसकी मारी शहर के आसपास की आबादी पशुपालन और कृषि दोनों के लिए थी। और यहाँ पर जो है पशुचारक जो होते थे, अब उस समय जो है वो
उनको अनाज और धातु, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि उनके पास पशु तो थे जिससे उन्हें दूध वगैरह मिल जाता था, भोजन के लिए उनका मांस वगैरह भी मिल सकता था, लेकिन अनाज और धातु के औजार लेने के लिए उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जो पशु चारक हैं उनके पास दुग्ध उत्पाद तो होते थे, मांस भी होता था, लेकिन अगर उन्हें अनाज की या धातु के औजारों की आवश्यकता होती थी तो वो जो है पनीर, चमड़े और मांस आदि के बदले में इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते थे, यानी कि आदान प्रदान के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। अब इसका जो है आपसी लाभ भी था। पशुपालक और किसानों के साथ साथ रहने का एक लाभ था कि पशु चारक थे, उनके पशुओं का जो मल था वो कृषि में उपयोग आता था, यानी कि उनका गोबर वगैरह जो है पशुओं का वो जो है खाद का काम करता था। इसके अलावा किसी खेत को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय के लिए वहाँ पर अपने पशुओं को बैठा दिया जाता था, उनके मलमूत्र के द्वारा जो है वो क्षेत्र जो है उपजाऊ हो जाता था। तो इनका साथ रहना इनके लिए लाभदायक था, लेकिन फिर भी इनमें संघर्ष होता रहता था। किसानों और गडरियों में हमेशा संघर्ष चलता रहता था, और उसकी वजह ये थी कि कई बार जो है पशु चारकों के पशु जो हैं वो कृषि क्षेत्र में चले जाते थे और खेतों में जाकर वो कृषि को जो है नुकसान पहुंचाते थे, फसलों को नष्ट कर देते थे, और कई बार जो है जानबूझकर भी पशु चारक जो है उन्हें खेतों के अंदर घुसा देते थे। तो खानाबदोश जो गडरिये है, खानाबदोश का मतलब जो एक स्थान पर नहीं रहते और जगह जगह बदलते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो ये गडरिये जो थे ये लूटपाट भी किया करते थे, किसानों के धन संपत्ति को लूट लेते थे, और किसान भी कई बार उनका इनको वहाँ आने से रोकने के लिए या नदियों आदि में जब वो अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए जलधाराओं के पास या नदी के पास ले जाते थे, तो मार्ग में पड़ने वाले जो उनके खेत होते थे तो कृषक जो है उनका मार्ग अवरुद्ध कर देते थे। इस वजह से भी जो है उनको गडरियों और किसानों के बीच में संघर्ष जो है वो चलता रहता था। अब ये जो यायावर समूहों की शक्ति में वृद्धि है, तो यायावर समूह कौन थे? तो यायावर समूह जो हैं वो होते हैं जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं और अपनी जगह जो है बदलते रहते हैं। तो इन यायावर समुदायों में पशुपालक आते थे, भाड़े के सैनिक थे और खेत मजदूर थे। खेत मजदूर तो जैसे बस कृषि कार्य में जैसे बुआई और कटाई के समय में मजदूरी करने के लिए आया करते थे। इसी तरह से भाड़े के सैनिक होते थे जो अशांति के समय में युद्ध की स्थिति में ही भर्ती किए जाते थे और फिर उन्हें भेज दिया जाता था। और पशुपालक जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारागाहों की तलाश में घूमते रहते थे। तो इन्होंने अपने ये क्योंकि संगठित रूप से रहते थे, इन्हें संगठन शक्ति मजबूत की और धीरे धीरे जो है हथियारों के बल पर जो है, क्योंकि ये सैनिकों का कार्य तो करते थे, तो सैनिक शक्ति और भी इन्होंने प्राप्त की और अपनी शक्ति में वृद्धि की। और ये खानाबदोश लोग जो हैं वो अकद्दी, अमोराइट और असीरियाई और अमीरियन जाति से संबंधित रखते थे। इन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया और अपने स्वयं के राज्य भी स्थापित कर लिए। तो ये चित्र में जैसे आपने दिखाया गया है, तो मारी का जो राजा था वो अमोराइट थे। अमोराइट जैसे हमने बताया खानाबदोश से लोग थे अमोराइट। तो और उसकी पोशाक जो थी वो मारी के निवासियों से भिन्न थी, क्योंकि मारी के वो मूल निवासी नहीं थे, तो वो अपने जाति के हिसाब से उस समय जो पोशाक पशुचारकों द्वारा पहनी जाती थी वही पहना करते थे। तो लेकिन ये लोग जो हैं मारी में आके राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के देवी देवताओं और वहाँ उनका जो है उन्होंने सम्मान नहीं दिया, वो वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। और साथ ही स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे ड्रैगन, तो उनका भी उन्होंने मारी में मंदिर बनवाया था। इस तरह से उन्होंने सद्भावना का परिचय दिया और उस क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।